Hello students, welcome to my channel Chemistry Zone. Today I will start with chapter number 2 class 12 solution. As we already studied in our earlier classes what do you mean by solution? Solution is a homogeneous mixture of two or more than two components. But basically components हमारे पास दो ही होंगे. दो कंपोनेंट हमारे पास कौन कौन से हैं? एक है सॉल्वेंट और एक हमारे पास सॉल्वेंट. सॉल्वेंट हमेशा सॉल्यूशन के अंदर एक ही होगा. सॉल्यूट हमारे पास वन भी हो सकता है, वन से ज्यादा भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम पानी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, नींबू पानी के अंदर क्या होता है? नमक, चीनी, दो सॉल्यूट. एंड जो वाटर होता है वो किसका काम करता है? एज अ सॉल्वेंट का. तो जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट आपका मोर देन वन भी हो सकता है. सो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड solvent. Solute is always present in less quantity. Solvent always present in large quantity. If in a solution one is solute and one is solvent, then the solution is a binary solution. अगर आपके पास सोल्यूशन है, कोई भी सोल्यूशन के अंदर एक ही सॉल्यूट है, एक ही सॉल्वेंट है, देन द सोल्यूशन इज कॉल्ड बाइनरी मिक्सचर. बाइनरी का मीनिंग क्या होता है? टू होता है. मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो आपके सॉल्यूट है किसी भी सोल्यूशन के अंदर एक से ज्यादा हो सकते हैं. बट अगर किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर हमारे पास एक ही सॉल्यूट है, एक ही सॉल्वेंट है, देन द सोल्यूशन इज कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन. व्हेन one solute and one solvent, then solution called binary solution. Okay, अब जो मेन क्वेश्चंस आते हैं आपके कंसंट्रेशन से रिलेटेड आते हैं. अब आपके पास 12th क्लास के अंदर सिलेबस में है कंसंट्रेशन टर्म्स. वे कंसंट्रेशन टर्म्स आपकी जो आपके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड भी करती हैं, टेम्परेचर के ऊपर इंडिपेंडेंट भी होती हैं. सो लेट्स मूव ऑन. कंसंट्रेशन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कंसंट्रेशन टर्म्स. अब कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन. द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व per liter volume of solution और in per kg of solvent. जो हमारा सोल्यूट का अमाउंट है, अगर हम उसको पर लीटर सोल्यूशन में या फिर पर केजी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, दैट वी कॉल्ड कंसंट्रेशन. अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स है, मैंने यहाँ पे लिखा है मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड आफ्टर दैट मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी ऑल्सो. सो स्टार्ट विथ, सबसे पहले तुम्हें पता ही होना चाहिए कंसंट्रेशन टर्म क्या है. कंसंट्रेशन मीन्स क्या है? सोल्यूट का डिसॉल्व होना. किस में डिसॉल्व होना? पर लीटर सोल्यूशन में या फिर पर केजी सॉल्वेंट में. उसको हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन. तो कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट करने से पहले एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखो कि अगर मैं कहीं पे भी W1 या फिर WA लिखूं, W2 या फिर WB लिखूं, 1 और A stands for solvent, 2 and B stands for solute. ये टर्म्स हमारी किसके लिए स्टैंड करेंगी? सॉल्यूट के लिए. और 1 और A किसके लिए स्टैंड करेंगी? सॉल्वेंट के लिए. और हमें पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाने के बाद ही हमारे पास क्या बनता है? आपका सोल्यूशन बनता है. सो स्टार्ट करते हैं मास परसेंट से. मास परसेंट की डेफिनेशन आप अपने आप पता लगा लोगे जब मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखूंगी. तो हमारे पास फॉर्मूला है मास परसेंट का. अब जब हमारे पास क्लियरली मेंशन है वहां पे मास परसेंट की बात हो रही है तो 100 से मल्टीप्लाई तो हमें करना ही पड़ेगा. W2 अपॉन W1 प्लस W2. W2 स्टैंड्स फॉर सोल्यूट. W1 प्लस W2 मीन्स सोल्यूशन. सोल्यूट डिसॉल्व इन सोल्यूशन. अब जब बात करें मास परसेंटेज की, तो मास परसेंटेज में किसकी बात होगी?
वेट की बात होगी। नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूट पर 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। ये मास परसेंटेज किसका है? सोल्यूट का है। अगर आपको मास परसेंटेज सॉल्वेंट का निकालना है तो आप क्या करोगे? W1 अपॉन W1 प्लस W2। ये किसके लिए है? आपका सोल्यूट की मास परसेंटेज है। जिसकी भी आपको मास परसेंटेज निकालनी है, जो भी है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, डिवाइड बाय सोल्यूशन इनटू में 100। अब आप देख के बता सकते हो ये जो आपकी टर्म है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी या डिपेंड नहीं करेगी। वेट है, अगर हमारे पास वॉल्यूम होता, हमें पता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? वेट है। वेट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब जो मास परसेंटेज है वो क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। चलो नाउ नेक्स्ट टर्म इज वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम परसेंटेज भी सेम हमारे पास वही है जो ऑलरेडी हम लोग इसमें कर चुके हैं वेट में। V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू 100। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। अगर पर लीटर ऑफ सोल्यूशन की बात करें, बट हम बात किसकी कर रहे हैं? परसेंटेज की। तो सिंपली बोल सकते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। अब यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम है तो ये क्या होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अभी 2 मिनट पहले बताया था चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो वॉल्यूम परसेंटेज इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। काफी बार क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क के अंदर कि जो आपका मोलैरिटी है, मोलैरिटी इन दोनों में से कौन सी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन सी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। जहां पे भी आपको वॉल्यूम की बात की जाए, वॉल्यूम जहां पे भी आएगा टेम्परेचर डिपेंडेंट, वॉल्यूम जहां नहीं आएगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। जब भी हम पीपीएम की बात करते हैं तो हमें पता है हमारे पास पीपीएम किस तरह होता है? 10 raised to the power 6 W2 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 10 raised to the power 6। सभी जगह हम एक ही चीज की बात करेंगे, सोल्यूट की। सोल्यूट डिसॉल्व इन सोल्यूशन। क्यों? कंसंट्रेशन की डेफिनेशन ही वही है कि सोल्यूट या तो पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में डिसॉल्व होगा या पर केजी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं सभी की सभी, बहुत ही इजी हैं, करना कुछ नहीं है। मास परसेंटेज की बात करो, मास में क्या आता है? वेट। सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। वेट है, टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, टेम्परेचर डिपेंडेंट बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नेक्स्ट वन इज पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। हमें पता है 10 raised to the power 6 आता है जहां पे भी हमारे पास पीपीएम की बात होती है। मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 raised to the power 6। वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज मोल फ्रैक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास मोल फ्रैक्शन से। चलो स्टार्ट करते हैं। मोल फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है? जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, यहां पे हम सिंपल सी मोल फ्रैक्शन, तो मोल्स की बात करेंगे। रेशियो ऑफ 1 मोल ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट। मतलब क्या हुआ? सोल्यूट के मोल्स का रेशियो किसके साथ? अगर मैं बात करूं कि सोल्यूट के मोल्स किसमें चेक करने हैं? टोटल मोल्स में, जैसे अभी करते आए हैं। जो हमारा मोल फ्रैक्शन हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं जाई से। अगर मेरे को निकालना है Xi2 या Xi मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ
सोल्यूशन, अगर मेरे को निकालना है मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्वेंट का, मोल्स ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट। सोल्यूट या सॉल्वेंट जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालने हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन में हमें पता है क्या होता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही चीजें होती हैं। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के जो टोटल मोल्स हैं वो डिवाइड में आ जाएंगे और जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है वो आपका आ जाएगा एज अ न्यूमरेटर। अगर मुझे यहाँ पे सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। अगर मेरे को सॉल्वेंट के निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। बट एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, जो आपका मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट ऑलवेज यूनिटी। न्यूमेरिकल में काम आएगा, नहीं होता तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। इजीली सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा, अगर आप दोनों के मोल्स को करते हो प्लस करते हो तो आपके पास यूनिटी ही आएगी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ऑलवेज यूनिटी। अब आप देख के बता सकते हो कि मोल फ्रैक्शन इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है कहीं पे भी। ओके, मोल्स हमने निकालने कहाँ सीखे थे, क्लास 9th में। नंबर ऑफ मोल्स निकालते कैसे, अगर मुझे कभी भी एन की वैल्यू निकालनी है क्या निकालते, गिवन मास अपॉन मोलर मास। कभी भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, सोल्यूट के निकालो, सॉल्वेंट के निकालो, किसी भी चीज के निकालो, तो निकालेंगे कैसे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। एंड दोनों जगह मास है, वॉल्यूम कहीं भी है, इसका मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। Now next one is molarity. Molarity and molality, normality, mole fraction, most important topic in solution chapter. आपके पास मास परसेंट वॉल्यूम परसेंट पीपीएम आपको पता होना चाहिए, बट न्यूमेरिकल इतना नहीं आता है हमारे पास। बट हमारे पास जो न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं वो होता है मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी। और मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन एंड मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला काफी बार पूछा जा चुका है और काफी बार क्वेश्चन हमारे यहीं से सॉल्व हो जाते हैं। हमारे पास मोल फ्रैक्शन अगर किसी चीज का गिवन है और हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्वेंट का, सोल्यूट गिवन है, तो इजीली हम निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। सो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज मोलैरिटी। फर्स्टली मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सो मोलैरिटी इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल एम। अब जब हम मोलैरिटी की बात करते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। चलो हम उसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं जो भी हमने बोला। मास, ये हमारे पास मोलैरिटी। मैंने आपको अभी भी क्या बोला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। लीटर है मीन्स किसकी बात होगी, वॉल्यूम की बात होगी। ये हमारे पास क्या है, मोलैरिटी है। चलो अब जब हमारे पास से मोलैरिटी होगी, इससे आगे भी हम स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलैरिटी गिवन मास, गिवन मास को फॉर एग्जांपल मैं W से रिप्रेजेंट कर रही हूं। मोलर मास, क्योंकि हमें पता है ये मोलैरिटी है, मोलर मास तुम m डॉट m भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनटू में वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम आपका मिलीलीटर में है देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 1000। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। काफी बुक्स में ये भी लिखा हो सकता है, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि WB या MB या W2 और M2, 2 और B रिप्रेजेंट सोल्यूट, 1 और A रिप्रेजेंट सॉल्वेंट। तो कुछ भी लिख सकते हो आप, W1 अपॉन M2 इंटू वॉल्यूम
अगर मिलीलीटर में है देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 1000. So what is the definition of molarity? Molarity is represented by capital M. Number of moles of solute dissolved per liter of solution is called molarity. अब जब मोलैरिटी हमारे पास है उसी के अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन. हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स निकालते कैसे हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास. अगर वॉल्यूम हमारे पास मिलीलीटर में गिवन है देन वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 1000. हो गया हमारे पास. चलो अब हम बात करते हैं मोलैरिटी की यूनिट की. यूनिट भी, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि मोलैरिटी आपकी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है या नहीं. यहीं से देख लो, एन है, मोल, मोल की यूनिट क्या होती है, मोल्स होती है. वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसके अंदर है, लीटर के अंदर है. तो जो आपकी मोलैरिटी है, मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर. वॉल्यूम की बात हो रही है, इसका मतलब जो मोलैरिटी है वो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट. ये क्वेश्चन आपका 3 to 4 टाइम्स रिपीट हो चुका है 2 मार्क्स के अंदर कि आपके पास डिफाइन मोलैरिटी या फिर इज मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और वाई. अगर यस आपका आंसर तो है क्यों, बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो अगर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का तो वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो टेम्परेचर के साथ तो आपका इफेक्ट होगा ही. सो मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड मोलैरिटी यूनिट इज मोल्स पर लीटर. जो आपकी यूनिट होगी आप अपने फॉर्मूले से ही बना सकते हैं. सो नेक्स्ट वन इज मोलैलिटी. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज मोलैलिटी. मोलैरिटी और मोलैलिटी में काफी कंफ्यूजन होती है. क्यों? क्योंकि दोनों की सेम सी टर्म है, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी. बस इस चीज का ध्यान रखना, मोलैलिटी लास्ट में लीटर जैसा लग रहा है ना, तो इसमें लीटर नहीं होगा. मोलैरिटी, रिटी लीटर में होता है, तो लिटी जो लीटर जैसा लगता है वो किस में आएगा, केजी के अंदर आएगा. मोलैरिटी, मैंने स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन टर्म में आपको एक वर्ड यूज किया था, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन और पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ये वर्ड यूज किया था. अभी तक जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने आपके आगे यूज किया वो सभी की सभी क्या थी, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन थी, कोई भी पर केजी ऑफ सॉल्वेंट नहीं थी. सो नेक्स्ट वन इज मोलैलिटी. मोलैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम. नंबर ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी. सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट. तो उसी से हमारा फॉर्मूला बनेगा स्मॉल एम. मोलैलिटी है हमारे पास, मैंने आपको बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मैं 2 से रिप्रेजेंट करती हूँ. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट है, वेट है, तो हम केजी में ही बात करेंगे. पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ये किसके अंदर है, केजी के अंदर है. ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया. पहले मैं इसकी यूनिट यहीं से लिख देती हूँ. यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, नंबर ऑफ मोल्स किसके अंदर हो गए, मोल के अंदर, नीचे क्या है, केजी. सो यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल पर केजी. अब इसका आगे फॉर्मूला हम अच्छे से डिराइव करते हैं. नंबर ऑफ मोल्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो N2 है, गिवन मास W2 डिवाइड बाय मोलर मास इनटू में W1. बट अगर ये W1 किस चीज में हो, ग्राम में हो, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 1000. बस इस चीज का ध्यान रखना. अब यहां से खुद ही देख लो, कहीं पे वॉल्यूम नहीं है. जब वॉल्यूम ही नहीं है तो ये हमारे पास मोलैरिटी कैसे टर्म हो जाएगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. Out of molarity and molality, which is temperature independent, answer will be molarity. Why? Because molarity में आपके पास वॉल्यूम नहीं है. आपके पास मोलैलिटी की डेफिनेशन ही यही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज N2 डिवाइड बाय W1. केजी में करते हैं तो केजी में अगर करोगे तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर आप केजी की जगह ग्राम आ जाता है क्वेश्चन के अंदर, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 1000. कंप्लीट मोलैलिटी. नाउ नेक्स्ट वन इज नॉर्मैलिटी. सभी की डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी सेम है एक तरीके से, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है. नॉर्मैलिटी की बात करते हैं. नंबर ऑफ
gram equivalent of solute dissolved per liter of solution. नॉर्मेलिटी और ग्राम इक्विवेलेंट ऑलरेडी 11th क्लास में सीख चुके हैं निकालना कि किसी भी क्वेश्चन किसी भी उसके ग्राम इक्विवेलेंट निकालते कैसे हैं, उसका मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है? एसिडिटी, बेसिसिटी या वैलेंसी या टोटल चार्ज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ NaOH की या NaCl की बात करती हूँ, NaCl का मास कितना है? सोडियम 23, क्लोरीन 35.5, टोटल कितना हो जाएगा? 58.5। NaCl पर टोटल चार्ज कितना है? 1। सो ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करोगे? 58.5 डिवाइड बाय 1। सो आंसर जो इसका ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 58.5 हो जाएगा। तो अगर मैं नॉर्मेलिटी की बात करती हूँ, नॉर्मेलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। मैंने आपको डेफिनेशन अभी भी बोली है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो वही हमारे पास क्या बन जाएगा? उसका फॉर्मूला बन जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट की बात कर रहे हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट को रिप्रेजेंट हम हमेशा किससे करते हैं? 2 से। निकालना कैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए क्या करोगे? उसके जो भी गिवन मास होगा उसके इक्विवेलेंट वेट से हम क्या करेंगे? उसको डिवाइड कर देंगे इनटू में वॉल्यूम। अगर हमारा ये जो वॉल्यूम है ये किसके अंदर है? मिलीलीटर में है, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 1000। या फिर अगर मैं बात करूं A और B की फॉर्म में, मैंने आपको हर जगह बताया कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं पे भी अगर आपका 2 या फिर B है, ऑलवेज गो फॉर सोल्यूट। सोल्यूट कम होता है तो सोल्यूट का नंबर भी तो सॉल्वेंट से बाद में ही आएगा। अगर हम किसी को भी 1 दे रहे हैं इसका मतलब क्या? वो ज्यादा है अमाउंट में। किसी को हम A पोजीशन दे रहे हैं तो ज्यादा है अमाउंट में। B और 2 वाले हमारे पास कौन से होंगे? जो हमारे पास बाद में आता है। तो ये हमारे पास सभी के सभी क्या थी? कंसंट्रेशन टर्म थी। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में हमारे पास अगर आपको यहाँ पे भी देख लो वॉल्यूम है तो बेसिकली आपको सीधा सी बात है कौन सा होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन मैंने ऑलरेडी आपको बताया था क्या था आपके पास? मोल्स ऑफ सोल्यूट या वेट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन और पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर आपके पास मास परसेंट था, ppm था, वॉल्यूम परसेंट था, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। फर्स्ट जो 3 टर्म्स है वो सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, इतने क्वेश्चन नहीं आते हमारे पास। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, यहां से हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और वो न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व भी करने होंगे। और आगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पे भी हमारे पास इन चारों टर्म्स का काफी ज्यादा यूज है। तो आपको ये सभी की सभी कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने एक साथ बताई है, ना कि अलग अलग विद न्यूमेरिकल, बिकॉज न्यूमेरिकल हम जब सॉल्व करेंगे तो साथ के साथ सभी हो जाएंगे, बट सभी कंसंट्रेशन टर्म्स को अपना ध्यान रखना है। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि विच टर्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और विच टर्म इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ओके स्टूडेंट्स, if you have any problem regarding this lecture or concentration terms or you have any doubt, then you can write in comment box. Thank you.